नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 का कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान के पेपर के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान के वार्षिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और साथ ही दोस्तों आपको हम बताएंगे उन सभी क्वेश्चनों के आंसर भी। तो आइए चलो देखते हैं उन क्वेश्चनों को और साथ ही उन क्वेश्चनों के आंसरों को। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन है, एड्स रोग फैलता है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे, एड्स रोग वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रोमोसोम शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो क्रोमोसोम जो शब्द है दोस्तों, उसे वाल्डियर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, टीके की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो इसका सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर। जी हाँ दोस्तों, जो टीके का खोज का श्रेय है दोस्तों, वो जाता है एडवर्ड जेनर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14, अपशिष्ट जल की बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड निम्न में से किसकी मात्रा के आकलन से की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑक्सीजन की खपत। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की इकाई है। तो दोस्तों प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो अम्ल। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन और साथ ही उस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन प्रक्रिया यानी त्रिगुणन संयोजन की खोज की थी। तो इसका सही आंसर होगा नवासचीन ने। जी हाँ दोस्तों, दोहरा निषेचन प्रक्रिया की खोज की थी नवासचीन ने। चाय में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है कैफीन। क्या है दोस्तों? कैफीन। चाय में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कैफीन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में पहला है हमारा मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र पैतृक गुणों के वाहक होते हैं। ठीक है दोस्तों। दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु की सहायता से बनाया जाता है। सेब कुट फल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, देश के जैव संसाधनों की चोरी डकैती तथा गैर कानूनी दोहन को बायोपायरेसी कहते हैं। तो इस तरह से आपको इन सभी रिक्त स्थानों का आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, रोगों का जन्म सिद्धांत रॉबर्ट कोच ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, जीएमओ का पूरा नाम है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको सही विकल्प और रिक्त स्थान इन सभी के क्वेश्चनों के आंसरों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक शब्द में, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आएगा उत्तर लिखिए। ठीक है, एक शब्द में उत्तर लिखिए या फिर दीजिए। सबसे पहला है, आईयूसीडी का पूरा नाम लिखिए। तो दोस्तों आईयूसीडी का पूरा नाम होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है दोस्तों। अगला है एयूजी कौन सा कोडान है। तो दोस्तों जो एयूजी कोडान होता है उसे प्रारंभन कोडान कहते हैं, क्योंकि एयूजी से ही क्या होती है, कोडान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फसल के साथ उगे अवांछित पौधों को क्या कहते हैं। तो फसल के साथ में जो अवांछित यानी जो अनावश्यक पौधे उगाते हैं दोस्तों, उनको हम बोलते हैं खरपतवार। अगला क्वेश्चन है, अनिषेक जनन द्वारा किस प्रकार के फल बनते हैं। तो दोस्तों अनिषेक जनन के द्वारा बीज रहित फलों का निर्माण होता है।
साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन के ही फल का बनना ही अनिषेचन कहलाता है। तो इस तरह से आपको अनिषेक जनन और अनिषेक फलन दोनों के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 100 यानी 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु तथा 100 यानी 100 प्राथमिक oocyte से कितने अंडाणु पैदा होंगे। तो दोस्तों 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 400 जबकि 100 प्राथमिक oocyte से 100 अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों के आंसरों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रथम जंतु क्लोन का नाम बताइए, यानी उस जीव का नाम बताना है जिसे सबसे पहले क्लोन द्वारा प्राप्त किया गया था, बनाया गया था। तो दोस्तों वो है हमारा डॉली भेड़, जो कि भेड़ की एक नस्ल है डॉली। मानव निर्मित इंसुलिन का नाम क्या है? तो होम्यूलिन। अब हम बात करेंगे सही जोड़ी की। सही जोड़ी में सबसे पहला हमारा है दोस्तों कार्पस ल्यूटियम। तो आपको इसको मैच करना है प्रोजेस्ट्रॉन। दोस्तों हमने सही जोड़ी को यहाँ पे मैच करके ही लिखा हुआ है। अगला है गंजापन होलेंड्रिक जीन। जीन अभियांत्रिकी डीएनए सकारात्मक परिवर्तन। हार्मोन उत्पादक जिब्रेला फ्यूजिकोराई। टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा नेशनल पार्क से। और वन संरक्षण अधिनियम सन 1980 में। और गोनोरिया रोग जो होता है दोस्तों वो नाइजीरिया गोनोरिया द्वारा होने वाला रोग है। तो इस तरह से हमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, इन सभी क्वेश्चनों के आंसरों को याद रखना है और साथ ही एक शब्द में उत्तर। अब हम बात करेंगे 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले और साथ ही 5 अंक वाले क्वेश्चन और साथ ही उन क्वेश्चनों का आंसर। तो आइए चलो देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चनों के आंसरों को भी। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी को समझाइए। तो आइए चलो देखते हैं ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के बारे में। ट्यूबेक्टोमी, इसमें स्त्री की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं आ पाते हैं और निषेचन नहीं हो पाता है। इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। यानी दोस्तों ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है कि जो स्त्री की अंडवाहिनी है उसको काटकर बांध दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। यह परिवार नियोजन की एक विधि है। अगला है हमारा वैसेक्टोमी। यह परिवार नियोजन की एक विधि है जो पुरुषों द्वारा अपनाई जाती है। यानी दोस्तों ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों में जबकि वैसेक्टोमी पुरुषों में अपनाई जाती है। वैसेक्टोमी में पुरुषों की शुक्राणु नलिका को काटकर बांध दिया जाता है जिससे शुक्राणु स्खलन के समय नहीं निकलते और निषेचन नहीं हो पाता। यह क्रिया वैसेक्टोमी कहलाती है। यानी दोस्तों ट्यूबेक्टोमी में स्त्री की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जबकि जो हमारी वैसेक्टोमी है दोस्तों उसमें जो शुक्राणु नलिका है पुरुष की उसको काटकर बांध दिया जाता है। तो इस तरह से हमें याद रखना है ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों असंग जनन किसे कहते हैं? असंग जनन का महत्व बताइए। जनन की एक सामान्य विधि जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही होता है असंग जनन कहलाता है। यानी जो असंग जनन की प्रक्रिया है दोस्तों उसमें क्या होता है कि जब पौधे का निर्माण होता है तो उसमें युग्मकों के संलयन के बिना ही क्या होता है किसी पौधे किसी बीज का निर्माण हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं असंग जनन। इसका जो महत्व होता है असंग जनन में गुणसूत्रों का
गुणसूत्रों का विसंयोजन व पुनः संयोजन नहीं होता है। यानी असंग जनन की प्रोसेस में गुणसूत्रों का ना तो विसंयोजन होता है, ना ही पुनः संयोजन होता है। इसमें पौधे के लाभदायक गुणों को निश्चित समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इस तरह से हमें याद रखना है असंग जनन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जूस्पोर और युग्मनज के बीच अंतर यानी डिफरेंस हमें बताना है। तो जूस्पोर्स में पहला पॉइंट हम याद रखेंगे, यह अलैंगिक जनन से संबंधित संरचना है, जबकि युग्मनज यह लैंगिक जनन में पाया जाता है। ये प्राय अगुणित होता है, ये द्विगुणित होता है। यानी युग्मनज द्विगुणित होता है और जूस्पोर्स अगुणित होता है। जूस्पोर्स में एक ही जनक के लक्षण होते हैं, जबकि युग्मनज में दो जनकों के लक्षण पाए जाते हैं। ये चल होते हैं, सिलिया या कशाभिका पाए जाते हैं जो तैरने में मदद करते हैं, प्राय ये अचल होते हैं। तो इस तरह से हमें जूस्पोर्स और युग्मनज के बीच अंतर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा, कि अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन से आप क्या समझते हैं। अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। इसमें डीएनए अपनी आनुवंशिक सूचनाओं का प्रतिलिपिकरण आरएनए में करता है। यानी सीधे शब्दों में हम कहें तो दोस्तों कि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, अनुलेखन। जबकि एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम बोलेंगे क्या दोस्तों, अनुनादन। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल में हमें अनुलेखन के बारे में याद रखना है, जिसमें डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को हम अनुलेखन कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि डीएनए अपनी आनुवंशिक सूचनाओं का प्रतिलिपिकरण किसमें कर देता है, एमआरएनए यानी आरएनए में करता है। अनुलेखन क्रिया में 5 डेज से 3 डेज टेम्पलेट रज्जुक पर की आरएनए का निर्माण होता है। यानी जो अनुलेखन की प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो 5 डेज से 3 डेज सिरे पर ही होती है, तथा पूरक रज्जुक में टी के स्थान पर यू आ जाता है। आरएनए का निर्माण दोनों रज्जुक पर नहीं होता है। हमें याद रखना है आरएनए का निर्माण किस में होता है, 5 डेज से 3 डेज टेम्पल रज्जुक पर ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें याद रखना है अनुलेखन की डेफिनेशन उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। तो आइए चलो देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस है। डीएनए का मतलब होता है दोस्तों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जबकि आरएनए का मतलब होता है दोस्तों राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों ही जेनेटिक जानकारी देने के काम में आते हैं, लेकिन उनके बीच कुछ अंतर होता है दोस्तों। डीएनए भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। तो आइए चलो देखते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर आखिर में है क्या। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। दोस्तों पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि डीएनए कहाँ होता है, कोशिका के केंद्रक में, जबकि जो हमारा आरएनए होता है दोस्तों वो होता है केंद्रक में भी और साथ ही कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। तो इस तरह से पहला पॉइंट हम याद रखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, डीएनए एक डबल स्ट्रैंड अणु है, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड अणु है। यानी डीएनए कैसा होता है दोस्तों, डबल स्ट्रैंड अणु इस तरह से, जबकि आरएनए कैसा होता है दोस्तों, सिंगल स्ट्रैंड अणु। डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबो शर्करा होती है। नाम से स्पष्ट है दोस्तों, डीएनए में क्या है, डीऑक्सीराइबो शर्करा, और आरएनए में राइबोज शर्करा। अगला पॉइंट हम याद रखेंगे, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार के रूप में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होता है,
यानी डीएनए में क्या होता है, एडेनिन होता है, थायमिन होता है, साइटोसिन होता है और दोस्तों क्या होता है, ग्वानिन। जबकि आरएनए में क्या होता है दोस्तों, आरएनए में एडेनिन, ठीक है दोस्तों, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। कहने का मतलब ये है कि डीएनए में थायमिन होता है जबकि आरएनए में यूरेसिल, यानी आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है और डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता। तो इस तरह से हमें याद रखना है चौथा पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, डीएनए अल्ट्रावायलेट किरणें से क्षतिग्रस्त हो सकता है जबकि आरएनए पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं दोस्तों, वो हमारे डीएनए को क्षतिग्रस्त यानी क्षति पहुंचा सकती है, जबकि जो आरएनए है दोस्तों, वो अल्ट्रावायलेट किरणों से प्रभावित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा कि डीएनए में ए बराबर यानी ए टी, कहने का मतलब कि डीएनए में एडेनिन थायमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बंधों से जुड़ा होता है और ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बंधों से साइटोसिन के साथ में जुड़ा होता है। और आरएनए में दोस्तों जो एडेनिन है वो 2 हाइड्रोजन बंधों से यूरेसिल के साथ में, और जो ग्वानिन है दोस्तों वो 3 हाइड्रोजन बंधों के साथ में साइटोसिन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि हमने इससे पहला पॉइंट देखा था कि डीएनए में एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, यानी डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है और आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है, थायमिन। तो इस तरह से हमको डीएनए और आरएनए में इन सभी पॉइंटों को याद रखना है। अब हम देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए उंगली छापन यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो आइए चलो समझते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए खंडों के एंडोन्यूक्लियस की सहायता से विदलन द्वारा निश्चित व्यक्ति की पहचान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। यानी दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के डीएनए खंडों को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से विदलन द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। इस तकनीकी का आविष्कार एलेक जेफ्राय ने 1986 में किया था। दोस्तों हमें याद रखना है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है हमारी, इसका आविष्कार करने वाले जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनका नाम है एलेक जेफ्राय, जिन्होंने 1986 में इसका आविष्कार किया था। डीएनए की संरचना तथा आनुवंशिकता प्रत्येक जीव में विशिष्ट प्रकार की होती है जो दूसरे व्यक्ति से भिन्नता प्रदर्शित करती है। यानी दोस्तों इस सृष्टि में जितने भी जीव है उन सभी जीवों में जो डीएनए है, जो आरएनए है, वो हर जीव में अलग अलग होगा। यानी सभी जीवों में, सभी व्यक्तियों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। प्रत्येक जीव का डीएनए क्रम उसके माता एवं पिता के डीएनए क्रम का संयोग होता है। इस तकनीकी द्वारा यानी इसमें बताया गया है कि जो डीएनए का क्रम होता है दोस्तों, वो उनके माता और पिता के डीएनए के सहयोग से बनता है। इस तकनीकी के द्वारा किसी व्यक्ति, अपराधी, बलात्कारी और किसी बच्चे के माता पिता की पहचान की जाती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किसी अपराधी की, किसी बलात्कारी की, किसी बच्चे के माता पिता की और किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला है इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता। अब इसकी उपयोगिता क्या है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक नूतन एवं सशक्त तकनीक है, यानी एक नई और सशक्त तकनीक है जो निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जा सकती है। पहला है अपराधों एवं पारिवारिक मामलों की जांच। यानी जो अपराध होते हैं, जो बलात्कार होते हैं, इस तरह की घटना और जो पारिवारिक मामले हैं, किसी बच्चे के माता पिता के बारे में पता लगाना, तो इस तरह की जांचों को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा पता कर सकते हैं। प्रतिरक्षा प्रलेख डीएनए फिंगरप्रिंट द्वारा प्रतिरक्षा प्रलेख
यानी जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसके अंतर्गत जो समस्या उत्पन्न होती है हम इस डीएनए फिंगरप्रिंट से पता कर सकते हैं। आयुर्विज्ञान एवं स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य संबंधित जांचों का भी हम डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा पता लगा सकते हैं। वंशावली विश्लेषण और साथ ही दोस्तों कृषि एवं बागवानी और साथ ही शोध एवं उद्योग, इन सभी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जेनेटिक कोड क्या है? इसकी खोज के बारे में आप क्या जानते हैं? एमआरएनए में उपस्थित जिन न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम को जो प्रोटीन अणुओं को कोड करते हैं आनुवंशिक कोड कहते हैं। यानी दोस्तों जब एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं जो कि ट्रिपलेट कोड में होते हैं, वो क्या करते हैं कि प्रोटीन अणुओं को कोड करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक कोड। सन 1950 में नरेनबर्ग ने सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का ट्रिपलेट की खोज की थी। यानी जो जेनेटिक कोड यानी ट्रिपलेट कोड है, इसको सर्वप्रथम 1950 में नरेनबर्ग ने खोजा था। जेनेटिक कोड यानी आनुवंशिक कोड द्वारा अमीनो अम्लों को कोड किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एमआरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसमें जेनेटिक कोड क्या करता है? अमीनो अम्लों को कोड करने का काम करते हैं। जेनेटिक कोड में एयूजी व जीयूजी को प्रारंभन कोडान तथा यूएए, दोस्तों हमें याद रखना है, यूएए, यूजीए और यूएजी को समापन कोडान कहते हैं। यानी दोस्तों जब एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है तो वहाँ पर जेनेटिक कोड अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। तो जब वो प्रोसेस चालू होती है तो उसके लिए एयूजी और जीयूजी ये क्या है? प्रारंभन कोडान है। यानी यहाँ से प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जबकि जो यूएए, यूजीए और यूएजी है ये समापन कोडान है। यानी इस कोडान के ऊपर आकर प्रक्रिया रुक जाती है। तो आइए चलो देखते हैं आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बी कोशिका एवं टी कोशिका क्या है? तो आइए चलो देखते हैं बी कोशिका और टी कोशिका के बारे में। श्वेत रुधिर कोशिकाएं यानी WBC, जिन्हें हम लिम्फोसाइट भी कहते हैं, शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती है। दोस्तों जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं यानी जो WBC होती हैं वो क्या करती है? हमारे प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती है। शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र की लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है। यानी जो हमारे शरीर में WBC पाई जाती है वो दो प्रकार से होती है, जिनमें बी कोशिकाएं एवं टी कोशिकाएं कहते हैं। ये दोनों कोशिकाएं भ्रूणीय अवस्था में यकृत कोशिकाओं और वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा की कोशिकाओं द्वारा बनती है। यानी जब दोस्तों भ्रूण अवस्था में हम होते हैं तब ये कोशिकाएं यकृत के द्वारा, और जब हम वयस्क हो जाते हैं तो अस्थि मज्जा के द्वारा इन कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये दोनों कोशिकाएं परिपक्व होने के बाद शरीर के रुधिर एवं लसिका के साथ परिसंचरित होती रहती है। टी कोशिकाएं कोशिकीय प्रतिरक्षा तथा बी कोशिकाएं प्रतिरक्षों के निर्माण करने का कार्य करती है। तो इस तरह से हमें याद रखना है बी एवं टी कोशिकाओं के बारे में, जो कि WBC यानी श्वेत रुधिर कोशिकाएं जिन्हें हम लिम्फोसाइट कहते हैं उनका ही एक रूप होता है। यानी उनके ही दो प्रकार ये होते हैं। आइए चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन है हमारा, जन्मजात एवं अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जन्मजात प्रतिरोधकता के बारे में। यह प्रतिरोधकता किसी जीव में जन्म से ही होती है। जन्मजात जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि यह प्रतिरोधकता जन्म से ही किसी जीव में उपस्थित होती है और यह सक्रिय प्रकार की होती है। जबकि जो अर्जित प्रतिरोधकता है दोस्तों, यह प्रतिरोधकता जीवों के जीवन काल में विकसित होती है। यानी जन्म के जब उसका जन्म हो जाता है, जो उसका जीवन काल होता है, उस जीवन काल में अर्जित प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है। यह प्रतिरोधकता सक्रिय एवं निष्क्रिय दोनों प्रकार की होती है। तो इस तरह से हमें
जन्मजात एवं अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर याद रखना है दोस्तों। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अगला हमारा कैंसर के बारे में। कैंसर क्या है, कैंसर के प्रकार लिखिए तथा कैंसर रोग के प्रमुख कारण लिखिए। तो आइए चलो देखते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होती है। यानी जो कैंसर होता है दोस्तों, वो कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन के द्वारा एक ट्यूमर या असंगठित ऊतक वृद्धि की एक बीमारी है जो ट्यूमर का निर्माण करता है। जिन कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण कैंसर होता है उन्हें नियोप्लास्टिक, याद रखना है दोस्तों, उन्हें नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहते हैं। यानी दोस्तों हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि कैंसर क्या है, कैंसर कोशिकाओं का अनियंत्रण विभाजन है जो एक ट्यूमर यानी एक गठान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो कोशिकाएं ट्यूमर यानी कैंसर उत्पन्न करती है उन्हें हम नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहते हैं। आगे हम कैंसर के बारे में बात करते हैं कि कैंसर के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जो कैंसर के प्रकार है उनमें सबसे पहला है सार्कोमास, जो कि संयोजी ऊतक का कैंसर है और ये 2% व्यक्तियों में यह रोग हमें देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कैंसर के प्रमुख कारण। पहला कारण है धूम्रपान के कारण मुख व फेफड़ों का कैंसर होता है। इसी प्रकार सुपारी तथा कुछ दूसरे रसायन भी कैंसर पैदा करते हैं। दोस्तों कैंसर का जो कारण होता है वो धूम्रपान होता है, साथ ही सुपारी और जो गुटखे पाउच वगैरह होते हैं उनके द्वारा कैंसर हो सकता है। ज़्यादा उम्र में हार्मोनल संतुलन बिगड़ने के कारण भी कैंसर होता है, यानी हार्मोन संतुलन बिगड़ने के कारण भी कैंसर हो सकता है। कुछ विषाणुओं के संक्रमण के कारण भी कैंसर होता है, साथ ही उत्परिवर्तन के कारण भी कैंसर पैदा होता है। अगला पॉइंट है सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें, प्रदूषक तथा रेडियो एक्टिव किरणें भी कैंसर पैदा करती है। तो इस तरह से हमें कैंसर के कारणों को भी याद रखना है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एड्स क्या है, इसके फैलने के कारण लिखिए। तो आइए चलो देखते हैं एड्स के बारे में। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें एड्स का फुल फॉर्म याद रखना है जो कि है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका पता सर्वप्रथम अमेरिका में सन 1981 में लगा। इसका जो कारण है यह है ह्यूमन इम्यूनो वायरस यानी HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होने वाला रोग है। एड्स रोग अथवा HIV का संचरण निम्न प्रकार से होता है। एक से अधिक स्त्रियों से सहवास, संदूषित सिरिंज का प्रयोग, दूषित रक्त का आदान प्रदान, अंग प्रत्यारोपण, कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक का उपयोग और गर्भ के समय माता से बच्चे में भी ये रोग पहुंच सकता है। तो इस तरह से हमें एड्स के बारे में कुछ जानकारी याद रखनी है। अब हम देखते हैं इसके नियंत्रण के बारे में। एड्स को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाने चाहिए। लोगों को एड्स के घातक परिणामों की जानकारी देना चाहिए। इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज को एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए। रुधिर देने वाले व्यक्तियों, प्रत्यारोपण के लिए वक्र, यकृत, नेत्र कॉर्निया और वीर्य या वृद्धि हार्मोन का दान करने वाले व्यक्तियों तथा गर्भधारण करने वाली स्त्रियों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तो इस तरह से हमें एड्स को रोकने के लिए कुछ बातों के ऊपर ध्यान देना है। तो आइए चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है औषधि व्यसन क्या है, इसके क्या कारण होते हैं। तो आइए चलो देखते हैं औषधि व्यसन शारीरिक तथा मानसिक रूप से नशीली दवाओं एवं नशीले पदार्थों पर निर्भरता व्यसन कहलाता है। यानी व्यसन का सीधा सीधा मतलब होता है दोस्तों एडिशन यानी आदत। अगर हमें नशीली दवाओं का
नशीले पदार्थों की आदत हो जाती है तो हम उसके आदी हो जाते हैं, हम उसके व्यसन करने लगते हैं। व्यक्ति उत्तेजन तथा रोमांच का अनुभव तथा तीव्र इच्छा शक्ति के अभाव में लगातार सेवन करता है और एक समय ऐसा आता है कि वह चाहकर भी नहीं छोड़ पाता। इस स्थिति को व्यसन कहते हैं। यानी सीधी सीधी बात है कि व्यसन क्या है? आदत है किसी नशीली दवाओं का, नशीले पदार्थों का। इसके प्रमुख कारण हैं, तो आइए चलो देखते हैं इसके कारण कौन कौन से हैं। इसके प्रमुख कारण, पहला है उत्सुकता, दूसरा है उत्तेजन एवं अपूर्व आनंद की प्राप्ति के लिए, अधिक कार्यक्षमता की इच्छा के लिए, कल्पना लोक की सैर के लिए, सामाजिक दबाव के कारण, निराशाओं और चिंता से छुटकारा पाने के लिए, पारिवारिक इतिहास, व्यापारिक प्रचार एवं असामाजिक तत्व और साथ ही दर्द से आराम यानी स्वर्ग लोक की सैर। इन कारणों से लोग किसी भी नशीली दवाओं पदार्थों का सेवन करते हैं और वो उनका व्यसन यानी उनके आदी हो जाते हैं। आइए चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में अंतर। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इन सभी पॉइंटों को याद रखना है, क्योंकि हम आपको अब हर क्वेश्चन का आंसर पढ़ के सुनाएंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबा होने वाला है। इसकी वजह से आपको हमने अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन के बारे में पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है स्वपरागण यानी सेल्फ पोलिनेशन और पर परागण यानी क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंस लिखिए। तो आइए चलो देखते हैं स्वपरागण और पर परागण में अंतर। इसमें एक पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, लिखा ही हुआ है स्वपरागण। यानी इसमें क्या होगा कि पुष्प के परागण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। जबकि पर परागण में क्या होगा दोस्तों, इसमें एक पुष्प के परागकण अपनी ही जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, लिखा ही है पर परागण यानी पराय पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों का गिरना, और स्वपरागण यानी अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों का गिरना। स्वपरागण में दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, इनमें किसी साधन अथवा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इनमें साधन अथवा माध्यम जैसे वायु, जल आदि की आवश्यकता होती है। यह क्रिया केवल द्विलिंगी पुष्पों में ही संभव है। स्वाभाविक है कि स्वपरागण अगर किसी पौधे में हो रहा है तो उसमें द्विलिंगी पुष्प होना जरूरी है, जबकि पर परागण यह क्रिया एकलिंगी अथवा द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में हो सकती है। अगला पॉइंट है, इसमें पुष्प छोटा होता है तथा पुष्प के लिए रंग, सुगंध तथा मकरंद की आवश्यकता नहीं होती, जबकि इसका पुष्प बड़ा होता है तथा कीटों को आकर्षित करने के लिए चमकीला होना जरूरी है, भड़कीला होना जरूरी है, रंगीन और सुगंधित मकरंद का होना आवश्यक है, तभी उसके ऊपर कीट पतंगे आएंगे और उसके परागकणों को दूसरे पुष्प तक ले जाने का काम करेंगे। तो इस तरह से हमें स्वपरागण और पर परागण के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणुजनन और ooजेनेसिस यानी अंडाणुजनन में डिफरेंस, दोनों में अंतर। तो आइए चलो देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इस क्रिया द्वारा वर्षण से स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, स्वाभाविक है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणुजनन तो ये पुरुषों में होता है। पुरुषों में जो वर्षण होता है, वर्षण में स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि ooजेनेसिस यानी अंडाणुजनन ये स्त्रियों में होता है। इस क्रिया द्वारा अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट हम याद रखेंगे कि इस विधि में वर्षण के जर्मिनल एपिथेलियम कोशिकाओं के परिपक्वन से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है या फिर बनता है, जबकि अंडाशय की जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं द्वारा प्राथमिक ooसाइट बनता है। तीसरा पॉइंट हम याद रखेंगे कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट के विभाजन से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। दोस्तों हमें याद रखना है कि शुक्राणु में 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, जबकि अंडाशय में या फिर हम बोल सकते हैं कि अंडाणुजनन में सिर्फ एक ही क्या बनेगा, अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि प्राथमिक ooसाइट का विभाजन निषेचन के समय
शुक्राणु के प्रवेश द्वारा होता है, जिसमें एक अंडाणु एवं 3 ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं। शुक्राणु में पितक नहीं पाया जाता, अंडाणु में पितक पाया जाता है। शुक्राणु अधिक संख्या में बनते हैं जबकि अंडाणु कम संख्या में बनते हैं। तो इस तरह से हमें स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस के बीच में डिफरेंस याद रखना है। आइए चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, परक नली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो आइए चलो देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। स्त्रियां जब गर्भ धारण करने योग्य नहीं होती है, उस स्थिति में परक नली शिशु तकनीकी का उपयोग किया जाता है। स्त्रियों के अनिश्चित अंडाणु को एंटीसेप्टिक स्थिति में निकाला जाता है और इस अंडाणु को परक नली में रखकर शुक्राणु द्वारा निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कराते हैं। निषेचित अंडाणु से विदलन क्रिया द्वारा 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बनता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इस 32 कोशिकीय भ्रूण का रोपण स्त्रियों में गर्भाशय में कर दिया जाता है, जहाँ पर इस भ्रूण का अगला विकास होता है और शिशु बनता है, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो दोस्तों, जो परक नली यानी टेस्ट ट्यूब बेबी है, उसमें किसी स्त्री के अंडाशय से अंडाणु को निकालकर एक परक नली में, ठीक है दोस्तों, एक परक नली में उस अंडाणु को और साथ ही उसके अंदर शुक्राणु को, दोनों को एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन करवाया जाता है। और जब इसमें 32 कोशिकाओं का समूह बन जाता है तो इसको इस टेस्ट ट्यूब से निकालकर महिला के यानी स्त्री के जो अंडवाहिनी है, जो गर्भधारण या फिर गर्भाशय है, उसमें इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमें टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है और सभी पॉइंटों को पढ़ना है, समझना है, क्योंकि इसका आंसर आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि विद्यालयों में यौन शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडल के स्वतंत्र अभ्युन्न नियम की व्याख्या एक उदाहरण सहित दीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है और आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को याद करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर को हमने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट 12 क्लास के में जाकर इस क्वेश्चन के आंसर को समझ सकते हो। क्योंकि वीडियो दोस्तों हमारा बहुत ही लंबा होता जा रहा है, इसकी वजह से आपको इन क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट लेना है और साथ ही इन क्वेश्चनों के आंसरों को याद रखना है। शुक्राणु और अंडाणु का चित्र आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये आने ही वाला है। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल ड्रग्स के द्वारा होने वाले कुप्रयोगों के हानिकारक प्रभाव की सूची बनाइए। तो आपको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है और ये सभी पॉइंटों को याद रखना है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर याद रखना है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का महत्व को समझाइए। दोस्तों, अगर हम आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपको सभी क्वेश्चनों को याद करना है। उर्वरक और खाद में अंतर लिखिए। तो इस तरह से आपको इन सभी क्वेश्चनों को आने वाली जो हमारी एग्ज़ाम है, वार्षिक परीक्षा, उसके लिए इनको तैयार रखना है और अच्छे से याद रखना है। धन्यवाद दोस्तों।